मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता रमन पाण्डे। उहाँ हिन्दी भाषा अभियानी समेत हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल गठनको लामो समय पश्चात आफ्नो केन्द्रीय पदाधिकारी चयन गर्यो। तपाईँ राष्ट्रिय केन्द्रीय प्रवक्तामा चयन हुनुभयो। खास गरी तपाईँ एउटा हिन्दी भाषा अभियानी, तपाईँ आफूलाई अर्ग्यानिक मधेसवादी नेता पनि भन्नुहुन्छ। तपाईँ अब एउटा राष्ट्रिय पार्टीको प्रवक्ता जस्तो गरिमामय पद र पार्टीको एउटा आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्ने पोजिसनमा पुग्नुभयो। कतिको यो पदप्रति कतिको तपाईँ चुनौती जस्तो देख्नुहुन्छ पदमा जाँदा? इसमें आप 2-3 बात मुझसे जानना चाहे पूछे। पहला तो कि राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी की पदाधिकारी बनने में थोड़ी सी विलम्ब हुई, क्यों हुई? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी की विगत की विस्तारित केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक से हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह अधिकार प्रदान किया था कि आप पदाधिकारियों की नियुक्ति करें। तो चूंकि राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल की एक ऐसी पार्टी है, सभी पार्टी से अलग एक ऐसी पार्टी की निर्माण हुई है जिस पार्टी की नींव ही बहुल राष्ट्रीयता, स्वदेशवाद, सामुदायिक समाजवाद की स्थापना हुई है। मूल सिद्धांत आयातित कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के विरुद्ध स्थापित हुई पार्टी का नाम है राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल। पूर्वीय दर्शन को स्थापित करने के लिए जिस पार्टी की स्थापना हुई उसका नाम है राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इस देश के भीतर हम जितने भी शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वंचित समुदाय हैं, मधेसी, आदिवासी, पहाड़ के जनजाति, पहाड़ के मूलवासी, जिस भूमि पर अभी हम बैठे हैं, नेपा मंडल की नेवार, इन तमाम समुदाय को राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के माध्यम से सभी का नेपाल बनाने हेतु जिस यज्ञ को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए जिस पार्टी की गठन हुई है उसका नाम है राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल। तो राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल जिस बहुलता को मानती है, जिस बहुल राष्ट्रीयता को मानती है, बहुल भाषा को मानती है, बहुल संस्कृति को मानती है, तो आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी के पदाधिकारियों की जो टीम है उसको समावेशी बनाने की जरूरत है। सभी वर्ग समुदाय, सभी जात जाति का चेहरा का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और ये सभी राष्ट्रीयताओं की प्रतिनिधित्व होनी चाहिए, सभी का अपनत्व वहां दिखना चाहिए। तो स्वाभाविक है जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक सदस्य नेता राजेंद्र महतो जी को सौंपती है, वह जिम्मेदारी आपने देखा होगा कि उस बैठक के बाद इस विषय को ही समझाने हेतु अमेरिका से लेके और कतर तक की उनकी यात्रा हो गई। तत्पश्चात जिम्मेदारी बहुत भारी। तो यह अभीष्ट कैसे पूरा होगा, इतनी बड़ी यज्ञ कैसे संपन्न होगी, अंतिम मुक्ति क्रांति कैसे सफल होगा, जिसके बाद आने वाली जनरेशन को कोई क्रांति नहीं करना पड़े, अब सिर्फ देश निर्माण का एजेंडा रह जाए, इसके हेतु थोड़ा सा वक्त जरूर लगा। बहुत वक्त भी नहीं लगा, इसको बहुत वक्त नहीं कहा जाना चाहिए। और आपने देखा कि 31 सदस्यीय पदाधिकारियों का एक टीम बनी, सक्षम टीम बना, सभी तरह का चेहरा, सभी राष्ट्रीयताओं का प्रतिनिधित्व आप सब उसमें पाएंगे। आप देखेंगे कि यह समावेशी टीम है और सभी राष्ट्रीयताओं का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल का मानना है कि जब तक मधेसी का अर्थ सिर्फ मधेश प्रदेश नहीं होता है, जो 22 जिले की मधेश है, पूरब से पश्चिम तक की जो मधेश है, मेची से महाकाली तक की जो मधेश है, तो जब तक हम तमाम मधेसी, पहाड़ के आदिवासी जनजाति, मूलवासी,
काठमांडू के प्रताड़ित समाज आप देखते हैं कि इनकी भी सारा धर्म संस्कृति रीति रिवाज और पहचान छीन ली गई है। छोटी सी उदाहरण है कि माइती घर मंडल आज आप देखते हैं, आज उसका ओरिजिनल नाम है फिब खा, तो फिब खा को बना दिया माइती घर मंडला। मुकुमलुंग को, तापलेजुंग की मुकुमलुंग को बना दी गई पाथीभारा। हर एक जगह तो यही कहानी है। तो इस तमाम विषय वस्तुओं को एक जगह समष्टिगत रूप में स्थापित करने हेतु तो जिस तरह का एक टीम बनना चाहिए उसकी निर्माण हुई है। तो उस निर्माण में आप देखते हैं उसमें थोड़ा सा मुझे जो लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को थोड़ा सा वक्त लगा होगा। हालांकि उन पर सभी को भरोसा विश्वास और बड़ी ही आसानी से उन्होंने 31 सदस्यीय पदाधिकारी का गठन किया और फिर प्रमुख दो विभाग, जो हमारी 2 विभाग है प्रमुखतः, अभी तो कई विभाग हैं, अभी 2 विभाग के अध्यक्ष, एक विभाग की तो पूर्णता भी हो गई है सदस्यों के साथ वो हमारी अनुशासन समिति की, और एक हमारी जो संसदीय समिति है चुनाव से संबंधित, उसके भी संयोजक चुने गए हैं, अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इस तरह से इसकी बैठक तपाईँ त्यो पार्टीको जसरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाउनुभयो, यो जिम्मेवारी वहन गर्न तपाईँले कतिको चुनौती महसुस गर्नुहुन्छ? किनकि तपाईँ एउटा हिन्दी भाषा अभियान, हिन्दी मात्रै बोल्ने, तपाईँले कुनै वक्तव्य जारी गर्दा पनि हिन्दीमा जारी गर्नुहुन्छ, जो यहाँका मीडियाहरूले खासै मन पराउँदैनन्। आपको नहीं लगता है कि जिस रोज से हमको प्रवक्ता बनाया गया है तो हिंदी में विज्ञप्ति आ रही है, इसका क्या है सकारात्मक पक्ष? रामसुकुली मैं आप ही से पूछता हूँ, यह इंगित करता है ना कि राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल सिर्फ बोलती नहीं है कि हमारी पार्टी बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुराष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व करने वाली है ना पार्टी है। यह पार्टी वास्तव में दिखती भी बहुभाषिक पार्टी है। आपने देखा होगा कि एक लोकतांत्रिक जो जिस तरह से पार्टी चलनी चाहिए, जिस लोकतांत्रिक आचरणों के आधार पर, जिस स्वतंत्रता के आधार पर, तो हमारी पार्टी सभी भाषाओं में विज्ञप्ति जारी करती है। तो हमको प्रवक्ता बनाया गया तो शायद कुछ सोच के ही बनाया गया हो कि रमन तो तब तक नेपाली खस भाषा नहीं बोलेगा जब तक इस देश में हिंदी को मान्यता नहीं मिलेगी। यह प्रण तो 34 वर्ष से चल रहा है, यह प्रण आज भी जारी है। लेकिन किसी भाषा से हम लोगों को नफरत नहीं है। मेरा व्यक्तिगत प्रण है जो 34 वर्षों से नहीं बोलता हूं कि जब तक हिंदी को सरकारी काज भाषा की इस देश में मान्यता नहीं मिलेगी। 120 से अधिक भाषा है देश में, परंतु 2 ही भाषा आज ऐसा भाषा है जो 2 भाषा समूचे नेपाल को जोड़ती है। वह दोनों भाषा है खस नेपाली और हिंदी नेपाली। तो ये समानांतर चल रही है। आपने पूछा दूसरा हमसे रखा जिज्ञासा कि आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली है, कैसे निभा रहे हैं? तो साहब विगत 34 वर्षों से आपने कहा कि विशुद्ध मधेशवादी के नाते, ऑर्गेनिक मधेशवादी के नाते अब हम ऑर्गेनिक पहचानवादी भी हैं। अब इस सभी पहचान से हमारी स्नेह बढ़ी है। जब हम तापलेजुंग आंदोलन करने गए, वहाँ हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी के नेतृत्व में वहाँ यात्रा हुई मुकुमलुंग के लिए, मुकुमलुंग के पहचान के लिए, है ना, मुनधुमी सभ्यता के रक्षा के लिए, पाथीभारा जिसको कहते हैं मुकुमलुंग और चोटलांग के समर्थन के लिए, उसके बाद फक्तांगलुंग के रक्षा के लिए, उसके बाद अगला चढ़ाई फक्तालुंग की भी हो सकती है जो कुंभकर्ण पहाड़ कहते हैं। तो समग्र में देखिए आप, तो वहां जाके समझ में आई कि वास्तव में बिना सभी को जोड़े हुए बहुराष्ट्रीय राज्य की कल्पना नहीं हो सकती है। और ये जो आंदोलन है जिसके बाद कोई संग्राम इस देश में न करना पड़े, कोई क्रांति नहीं करना पड़े, तो बिना सभी को जोड़े हुए संपन्न नहीं होगा। तो प्रवक्ता की जिम्मेदारी जो मिली है वास्तव में एक पार्टी ने उचित समझा। यह एक कांटों भरी ताज है और यह जिम्मेदारी है। वास्तव में एक प्रवक्ता पार्टी का आवाज होता है और पार्टी का आधिकारिक धारणा होता है। बिल्कुल वही आवाज हुआ, तो पार्टी का एक आवाज होता है प्रवक्ता। तो मैं तो शुरू से ही विभेद के विरुद्ध का संघर्ष और समानता की अधिकार के जो लड़ाई चल रही है उसका तो आवाज के रूप में काम कर ही रहा था ना। तो उसी आवाज का निरंतरता है और इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, उसी आवाज की निरंतरता है। अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले हिन्दी भाषामा आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्दैन। तपाईँ एउटा पार्टीको राष्ट्रिय पार्टी भनौँ, तपाईँको पार्टीको संरचना हेर्दा समग्र राष्ट्रियता अथवा
जात समुदायको प्रतिनिधित्व छ, त्यसमा अनुहार छ। हुँ। तपाईँ हिन्दीमा विज्ञप्ति निकाल्दा तपाईँको पार्टी पङ्क्तिले अथवा नेतृत्वले यसप्रति कुनै किसिमको आपत्ति जनाउँदैन कि हिन्दीमा निकाल्यो भने फेरि यहाँ कभरेज हुँदैन यहाँका मिडियाहरूले, अथवा हामीलाई फेरि इन्डियन भारतीय भन्छन्, त्यो किसिमको पार्टीबाट कुनै किसिमको आपत्ति अथवा निर्देशन केही? खास भाषा में भी विज्ञप्ति निकलती है, नेवारी भाषा में भी निकलती है। तर हिन्दीलाई हिंदी में तो निकलना ही चाहिए ना। हिंदी में निकलने से मधेश को एक उत्साह मिलता है, मधेश के जो रिश्तेदार हैं भारत में उनको एक उत्साह मिलता है, और हिंदी ही मधेश को जोड़ती है, मधेश पहाड़ को जोड़ती है, नेपाल भारत को जोड़ती है। अरे साहब, खस भाषा जो है, खस गोरखाली भाषा, इसको तो बहुत लोग मधेश में आज भी समझते भी नहीं। आप मेरे साथ चलिए, किसान मजदूर को बोलने नहीं आता है, ये लादी गई भाषा है, ये लादी गई नस्लीय परंपरा है। वह भाषा, वह भेष, वह संस्कृति मधेश पर जबरदस्ती लादी गई है, उपनिवेशिक व्यवहार किया गया है। तो लाख उपनिवेशिक व्यवहार किया गया है। हमारी पार्टी की विज्ञप्ति आप इसी से समझे ना कि कितनी स्वतंत्रता है पार्टी में, कितनी लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता को अपने में समाहित करके पार्टी आगे बढ़ रही है। तो वहाँ हिंदी में भी स्वतंत्रता है, खस में भी स्वतंत्रता है, नेवाड़ी में भी स्वतंत्रता है, मैथिली में भी स्वतंत्रता है, भोजपुरी विज्ञप्ति भी आप देखिएगा आएगी, थारुओं की पर्व पर भी विज्ञप्ति आएगी। रही बात, आपने प्रमुख बात कहा कि हिंदी की विज्ञप्ति यहाँ की मीडिया कवरेज में नहीं देगी। मीडिया का कवरेज मिले या न मिले, हमारी पार्टी अपने शर्तों पर आगे बढ़ेगी। दूसरों के शर्तों पर परंपरागत तरीके से राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल काम करने वाली पार्टी का नाम नहीं है। यह हमारी शर्त है। यहाँ व्यक्ति बच्चा इस देश के अंदर में खस नेपाली से ज्यादा हिंदी नेपाली को समझता है। तो सुन लीजिए, रिकॉर्डेड बात है, कोई बोले या ना बोले, यहाँ के जितने भी संभ्रांत है, कोई भी हो, मजदूर से किसान से लेके अंतिम से अंतिम वर्ग तक जितनी आसानी से हिंदी को समझता है, मत निकाले भाई, अपना पत्रिका अपने घर में रखो। उसके भरोसे है क्या राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल? राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल अपनी अंतिम मुक्ति क्रांति के लिए आगे बढ़ी है। और हमारा तो खस भाषा में भी निकलता ही ना साहब, खस भाषा में विज्ञप्ति निकलता है, जिसको आप नेपाली कहते हैं। यूं तो नेपाली 120 भाषा से ऊपर भाषा है, और हिंदी में निकलता है और हिंदी में निकलती रहेगी। जिसको लिखना हो लिखे, नहीं लिखना हो नहीं लिखे। चूंकि मैं आपको बताऊं, हम तो पहचान की राजनीति करने चले हैं ना साहब। उस पहचान के राजनीति में भाषा, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, टोपी, लुंगी, टोपी वाले का भी पहचान है, लेकिन लुंगी, पगड़ी, गमछा वाले की पहचान है। तो सिर्फ टोपिया वाला का पहचान हो और धोती, लुंगी, पगड़ी, गमछा वाले का पहचान नहीं हो, ऐसी राजनीति के लिए राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल आगे नहीं बढ़ी है। चूंकि इस देश को सभी राष्ट्रीयता का देश बनाना है, किसी से किसी के बीच नफरत न रह जाए, है ना। तो इसके हेतु राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल बिल्कुल समावेशी चरित्र के साथ, बिल्कुल एक समावेशी सोच के साथ, सभी राष्ट्रीयता का कदर करते हुए स्वदेशवाद के स्थापनार्थ, पूर्वीय दर्शन के स्थापनार्थ आगे बढ़ी है। संपूर्ण मनोबल के साथ आगे बढ़ी है। एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है, एक एक सिपाही उत्साहित है। हजुर, जस्तै तपाईँ हिन्दी भाषा अभियान हुनुहुन्छ र तपाईँको अभियान हिन्दी भाषालाई नेपालमा राष्ट्रिय भाषाको समान स्तरमै नेपाली र हिन्दी जस्तै एउटा त्यो किसिमको मान्यता पाउनु पर्यो भन्ने तपाईँको एउटा अभियान छ। त्यो तपाईँको व्यक्तिगत अभियान? व्यक्तिगत। यो अभियान तपाईँको पार्टीको पनि हो? पार्टी का अभियान है ना। पार्टी के अभियान नहीं है तो कैसे बोलते हैं? पार्टी की अभियान तो है ही ना कि सभी भाषाओं का कदर इस देश में समान रूप से हो। यह देश एकल भाषा की देश नहीं बने, एक भाषा का गुलामी इस देश के लोगों को नहीं करना पड़े, एक भेष की गुलामी इस देश के नागरिकों को नहीं करनी पड़े। तो पार्टी का धारणा तो है ही ना, जो यह देश बहुल चरित्र का बने, यह देश एकल चरित्र का नहीं रहे, यह देश समानुपातिक सभी के अधिकारों का देश बने। उस समावेशी 10 में 1 रख दीजिए, उसकी देश नहीं बने। यह समान जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र से लेकर हर जगह प्रतिनिधित्व हो। तो वही तो आवाज बनने का काम किया है, वही तो शोषित पीड़ित का आवाज बनने के लिए जो नई मुहिम आगे बढ़ी है, नए चेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ, उसी का नाम तो राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल है साहब। तो वहां तो भेष का क्या विवाद, भाषा का क्या विवाद सो रहता, तो रमन पांडे को न प्रवक्ता बनाई जाती या न हिंदी की वहां मान्यता होती है। तो ये तो स्वतंत्रता है ना। पहले निवेदन किया ना कि खस भाषा से लेके
हिंदी भाषा से लेके किसी भाषा के रमन पांडे खस नहीं बोलेगा तब तक जब तक हिंदी को इस देश में मान्यता उसके समक्ष उसके समकक्ष सरकारी काज भाषा का मान्यता न मिल जाए। परंतु हमारी पार्टी सभी भाषा का सम्मान करती है, आपने देखा है, और विज्ञप्ति देखिए आप, सभी भाषा में विज्ञप्ति आती है। हजुर, अब जसरी तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक 6 दिनसम्म लामो यत्रो 6 दिनसम्म बैठक बस्यो। खास गरी मूल निचोड के निकाल्नु भयो, के कुराहरू यसबाट फाइन गर्नुभयो, 6 दिनसम्म के मन्थन भयो त्यस्तो? करीब करीब इसको 7 रोज भी कह सकते हैं। अब आने वाले दिन में आप देखेंगे कि 2 हफ्ता भी चल सकता है। बहुत बड़ा काम करना है ना साहब, बहुत बड़ी काम करनी है हम लोगों को। अंतिम राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति, निर्णायक क्रांति। अब सोचिए तो 32-34 एजेंडा प्रस्तुत हुआ, करीब करीब विविध हो रहे लेके, और सभी एजेंडा पर सभी को खुल के बोलना। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये स्वतंत्रता दिए रहते हैं, चेयर जो बैठक संचालन जहां से होती है, तो अध्यक्ष जी की कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं होता है। आप स्वतंत्र रूप से बोलिए, जो साथी भी अपनी, जो पदाधिकारी भी अपनी बात रखते हैं, सब जगह से नई नई बात आती है, नई नई सोच है, सभी क्षेत्र के लोग होते हैं, सभी संस्कृति, सभी भाषा भाषी, सभी तरह के लोग हैं, और सबको अपनी भाषा में बोलने की स्वतंत्रता है। देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले शपथ ग्रहण हुआ, केंद्रीय कार्य समिति की बैठक, जो प्रथम बैठक हुई विस्तारित बैठक, उसमें भी शपथ ग्रहण पहले हुआ। वहां भी हमने हिंदी में शपथ ग्रहण किया था, यहाँ भी हम हिंदी में किए शपथ ग्रहण भी। तो शपथ ग्रहण का जो छपता है और अध्यक्ष जी उच्चारण करते हैं, तो वह भी 16-16 भाषा में, 20-20 भाषा में हमारे यहाँ चलन है। जिनको मन है वो तमांग भाषा, गुरुंग भाषा, नेवाड़ी भाषा, भोजपुरी भाषा, बजिका में शपथ ग्रहण हुई है, बजिका भाषा है ना, मैथिली भाषा और हिंदी भाषा तो है ही, खस भाषा, नेपाली भाषा। तो शपथ ग्रहण भी हम लोगों का, माने सभी को अपनी वेशभूषा संस्कृति की स्वतंत्रता है, इसी तरह से बोलने की भी आजादी और स्वतंत्रता है। आप संसदीय मर्यादा में रहते हुए, है ना, आपको आपकी जो विचार है उस प्रस्तुत कार्यपत्र पर, उस प्रस्तुत जो पार्टी की ओर से जो पदाधिकारी उसको प्रस्तुत करते हैं, उस पर सभी साथी खुल के बारंबार बोलते हैं। तो बोलते हैं, अपनी विचार प्रकट करते हैं, वो नोट होती है, उसका समराइज, उसका तो 6 रोज छोड़ो 7 रोज लगना स्वाभाविक है। निष्कर्ष के निकाल्नु भयो त? तो निष्कर्ष तो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, आपने देखा है, पूरा मीडिया के पास है कि किस तरह। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि निष्कर्ष तो आपने देखा है कि हमारी पार्टी एक नई प्रयोग में, अब देखिए पार्टी संचालन को लेकर पहले मैं बताऊं कि अब हम लोगों के यहाँ पार्टी स्वावलंबी धीरे धीरे बन चुकी। आपको आश्चर्य होगा कि पार्टी की कोष निर्माण हुई है, पार्टी का बैंक खाता संचालन हुआ है, और सबों ने सबसे पहला अपना अपना योगदान किया है उसमें। दूसरे से हम आपसे कुछ मांगेंगे कि पार्टी की संचालन के लिए, आप सबों की लड़ाई है, इसके लिए हम आगे बढ़ना, थोड़ा अर्थ तो चाहिए। तो हम सभी ने अपनी स्वेच्छा से उसमें अर्थदान किया है, और उसी से वह खाता का शुरुआत हुआ है, बैंक अकाउंट का शुरुआत हुआ है। हमारी बैठक भी जितनी हो रही है, वो सब बैठक हम लोग खुद अब सशुल्क बैठक कर रहे हैं। बैठक का फी है, वह बैठक देके अब हम लोगों का जो परंपरा है कि कोई एक व्यक्ति अपने जेब से बैठक करवा देंगे, तो वह पार्टी तो उनकी जेब की हो जाएगी ना साहब। पार्टी को तो सामूहिक पार्टी बनाना है ना, सबों की पार्टी बनाना है ना, सबों के अपनत्व का पार्टी बनाना है ना, तो सबों की लगानी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे बैठक का एक जो है सो निर्धारित शुल्क भी होता है, जिससे पार्टी पर व्यय भार ना पड़े, और अच्छा ही होता है। ये नहीं है कि आप नॉमिनल कुछ दे दीजिए, इतना होता है कि जिसमें आपका भोजन खर्च से लेके, आवास खर्च से लेके, चाहे जो जैसे है, जो जैसे रहा, आवासीय रहा, तो वो सब। तो इस तरह से पार्टी स्वावलंबी, सबसे बड़ी निर्णय हुई है कि अब हम लोग विलंब करने नहीं जा रहे हैं। बाकी तो सब कुछ है, राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है, आर्थिक प्रस्ताव पारित हुआ है, प्रेस के संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ है, उसकी निर्णय है जो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इस सरकार को अपनी मांग पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं, स्पष्ट मांग पत्र। अब देखिए, अब अभी उसको अब मुझे तो कुछ पता ही है ना, मैं तो जानता हूँ, लेकिन उसमें कुछ और परिमार्जित करते हुए अभी उसको बोलना जल्दबाजी होगा। अभी जो बोल दूं तो सब आप लोग कैसे समझेंगे कि अंतिम राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के लिए क्या जरूरी है, जिसके बाद जरूरत ही नहीं उस देश में आंदोलन। तो वो मांग पत्र हम लोग सरकार को प्रस्तुत करेंगे, उसको जो कहिए एक टाइम बाउंडेशन होगा, और उसके बाद
हम सड़क कब्जा करेंगे। उसके बाद हम सड़क कब्जा करेंगे साहब, क्योंकि जिस तरह से यहाँ संविधान जारी हुई है उससे अपनत्व लोगों को नहीं है, सभी लोग अभी अधिकार संपन्न नहीं हुए हैं, तो सरकार यदि पूरा करेगी ठीक, दैट्स ओके। यदि हम लोगों के विषय को गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो हम जनहित में सबों को अधिकार संपन्न करने के लिए हम उतरेंगे। हम अंतिम राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के लिए निकल चुके हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि हमारी 3 चरण की कार्यक्रम है, अभियान, संघर्ष, विद्रोह। तो अभियान और संघर्ष में हम लोग हैं, अभियान का चरण पार करके संघर्ष के ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब विद्रोह की तैयारी है, क्योंकि अब आने वाले युवाओं को, सभी संप्रदाय, सभी भाषा भाषी, सभी समुदाय के युवाओं को अब लड़ाई न लड़नी पड़ी। अब हम लोग आगे हैं, आगे तो शुरू से थे। मधेश विद्रोह से लेके, जनजाति आंदोलन से लेके, आदिवासी आंदोलन से लेके सभी क्षेत्र के लोग तो थे, लेकिन न यहाँ पहचान स्थापित हुआ, न सम्मान स्थापित हुआ, न प्रतिष्ठा स्थापित हुआ, न सम्मान जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र स्थापित हुआ। तो नहीं हुआ साहब, तो अंतिम विद्रोह करने के लिए हम लोग निकले। इसी सोच के साथ ना पार्टी खुली गई, नहीं तो हम लोग तो थे ही ना। हम लोग सद्भावना पार्टी, लोसपा पार्टी, राजपा पार्टी, जसपा पार्टी, कौन पार्टी, इधर भी कई पार्टी। तो इस पार्टी से तो था ही ना, अपना अपना दुकानदारी छोटा छोटा तो हम लोग चला ही रहे थे ना, वो चल ही रहा था। मान ली लोग कहते हैं दुकानदारी उसको, तो वो तो चल ही रही थी, लेकिन हम लोगों की संतुष्टि नहीं थी उसमें। हम लोग दुकानदारी करने के लिए, हम लोग उस तरह से जनता से खिलवाड़ करने के लिए, मांग मुद्दा से खिलवाड़ करने के लिए हम लोगों की उपयोगिता, और हम लोग उसके लिए जन्म नहीं लिए। हम लोग राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति, अंतिम क्रांति करने के लिए, तो उसी अंतिम क्रांति के लिए हम लोग की फौज निर्माण हुई है। जिस फौज के अंदर में आपको सभी संप्रदाय, सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी भेष का आपको चेहरा नजर आ रहा है, और वही चेहरा आपको पदाधिकारियों में नजर आ रहा है। इसीलिए थोड़ा सा एक आध हफ्ता का विलंब हुआ था, लेकिन बड़ा अच्छा बना, सब कुछ चल रहा है, अंतिम विद्रोह की तयारी हो रही है। तपाईहरुले जसरी गत वर्ष नै यो 1.5 वर्ष पहिला नै राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति भनेर घोषणा गर्नुभयो। त्यति बेला तपाईहरुले कुनै पनि राजनीतिक दल नखोल्ने एउटा अभियानकै मार्फत हामीले राष्ट्रिय क्रान्ति सफल पार्छौं भन्नुभएको थियो। तर अहिले पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुभएको छ। अब चुनाव आउँदैछ 84 को। विभिन्न दलहरू, हरेक दलहरू लगभग मिसन 84 भनेर एउटा तयारीमा छन् 84 चुनावको। तपाईहरु पनि त चुनावकै तैयारीको लागि अहिले विभिन्न रणनीतिहरू बनिरहेको होला तपाईहरुको। कहाँ आप सुन लिए कि राजनीतिक दल नहीं खुलेगी? हम तो आप ही से आज सुन रहे हैं पत्रकार महोदय साहब। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति को सफल करने के लिए राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल की गठन हुई। आप निर्वाचन आयोग में यदि दर्ता नहीं करवाएंगे तो आधिकारिक मांग मुद्दा आप कैसे अपना मांग करेंगे? तो राजनीतिक पार्टी के माध्यम से ही तो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के लिए आप आगे बढ़ेंगे। हम लोग कब कहे थे कि ये पार्टी नहीं खोलेंगे? पार्टी की निर्माण ही हुई है एक क्रांति के उद्देश्य के पूर्ति के लिए, इसको ऐसे समझे। 84 को चुनाव को कैसे तपाईहरुको ना ठीक है, अब पहले ही कहे ना कोई जल्दीबाजी होगा। हम लोग अभी तो मांग को लेकर सड़क पर जा रहे हैं साहब। अब यह राज्य जो है नस्लीय सिंह दरबार इसको कहिए, नस्लीय सिंह दरबार जो 275 वर्षों से इस देश में सभी को मतदाता करदाता बना के रखे हुए है, वह कैसा व्यवहार करता है, वह हमारे मांगों को कितना गंभीरता से लेता है, तो उस हिसाब से ना निर्णय होगा चुनाव में जाने की या नहीं जाने की। वो अभी 84 की बात आज क्यों करनी है? अभी तो हम लोगों को जो मांग प्रस्तुत करेंगे और उसके लिए जो विद्रोह के, हाँ हम लोग यह मान के चलते हैं कि सरकार यद्यपि गंभीर उम्मीद तो है नहीं, इन लोगों को तो अपना सत्ता भत्ता चलाना है, रोजी रोजगार, मार्केटिंग। आपको देखते हैं कि सबसे बढ़िया व्यवसाय अभी राजनीति की व्यवसाय है। नस्लीय सत्ता तो थोड़ा बड़ा भी लगता है। अब तो एक तरह से देखिए इन लोगों का तो जहानिया सत्ता हो गया। जहानी मतलब है ना, राणा को कहते हैं जहानी मतलब क्या, जहान का, परिवार का सत्ता। तो नस्लीय तो थोड़ा बड़ा भी हुआ, एक तरह के चेहरा, बहुत सारा उनकी जो जनसंख्या है, अब उससे भी लोग सिमट गया। देखिए कितना बेईमान है लोग। अब जहान मतलब परिवार, तो परिवार में सिमट गया। उस नेता का बेटा, उस नेता का पत्नी, उस नेता का भाई, उस नेता का समधी, उस नेता का, तो अब तो राजनीति यहाँ की जहान में, परिवार में सिमट गया। तो एक परिवार में सिमटी हुई
जो एक इन लोगों की जो पद्धति है राजनीति पर जो कब्जा किए हुए हैं लोग, जो सभी के अधिकार पहचान पर कब्जा करके ये सिंह दरबार में बैठे हुए हैं लोग, तो ये लोग हमारी मांग मुद्दा को कितनी गंभीरता से लेते हैं। ये हमारी मांग मुद्दा कोई किसी की व्यक्तिगत मांग मुद्दा नहीं है। यह मांग मुद्दा आपको मेची से महाकाली तक, झापा से कंचनपुर तक, समझ रहे हैं, और ऊपर जो देख रहे हैं आप, वहां से लेके पांच थर से लेके और आप चले जाइए तो झूला घाट तक, है ना, झूला घाट तक अंतिम सीमा पश्चिम का चले जाइए, पहाड़ से पहाड़ और मधेश से मधेश, उस बीच में रहने वाले, उस बीच में रहने वाले सभी लोगों का, सभी नागरिकों का जो समान मांग मुद्दा है, जो जरूरत का मांग मुद्दा है, उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस मांग मुद्दा को प्रस्तुत करने वाले हैं। तो उस मांग मुद्दा के प्रति यदि सरकार गंभीर होती है तो ठीक है, तो ठीक है। यदि उसमें लेकिन किंतु परंतु का निर्माण होता है तो हम लोग बकसने वाले नहीं, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये हमारी अंतिम क्रांति है, राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति नेपाल है। उसके बाद न फेर जाएगा, चुनाव क्या होगा नहीं होगा, ये सब तो बहुत बाद की बात है। हम लोग जिंदा रहेंगे कि इस आंदोलन में शहीद हो जाएंगे, कि हमारे साथी पर संघाती का आक्रमण होगा। साहब हुआ ही ना तापलेजुंग में, हम लोग को तो मार के फेंक दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गोली मारने आया, हम लोगों को गोली मारने आया। वो तो आपको सुरक्षा कर्मी नहीं होता, बॉडीगार्ड व्यक्तिगत तो नाम भी कहना पड़ेगा उस वीर का, राजू श्रेष्ठ, वो जो नहीं होता तो वहां का डीएसपी इनकाउंटर करने आया था, सीसीटीवी फोड़ दिया होटल का महाराज, और उसके बाद प्रवेश करके चाहता था गोली मार दूं। ऐसी निर्देशन, राज्य का ऐसा निर्देशन, प्रहरी प्रशासन सब आपको ये एमएलए के कब्जा में, और कांग्रेस के वहां आपको नगर प्रमुख उसके कब्जा में, ठेकेदार के कब्जा में है, जो काहे एक धोती वाला आ गया यहाँ साथ देने, दिन रात मधेश में टोपी वाला उतर के वोट मांगे तो हम लोग बर्दाश्त करें। 275 वर्षों से वोट ले रहा है, हम ही लोगों के समुदाय के लोगों को अपना फौज बनाए हुए, तो हम लोग किसी तरह से बर्दाश्त करें। और हम लोग जो पहाड़ के मांग मुद्दा में पहन के हमारे अध्यक्ष जी वहां पहुंच, हम लोग पहुंच गए, तो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं। यही बोझनी का आंदोलन देखिए, तमाम समुदाय के लिए हम लोग आवाज उठाए, काठमांडू में हम लोग नेवारों के साथ साथ खड़ा होकर लड़ रहे हैं, और वे लोग भी हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ये तमाम लोग अब मधेश की बात भी कर रहे हैं। हम यदि जनजातियों की बात करते हैं तो वो लोग भी मधेश की बात कहते हैं। तो यह जो हम लोगों के लिए एक निर्माण किया है, एक सहमति का वातावरण, तो इससे डर है इन लोगों को, इससे डर है कि ये सूत्र कैसे निर्माण हो रहा है, कौन सा राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का चमत्कारिक पार्टी खुल गया। इससे इन लोगों के भीतर एक भय का निर्माण हो गया, एक भय का निर्माण हो गया कि राजेंद्र महतो जैसे लोग, बुद्ध छिरिंग मुक्तान जैसे लोग, इन लोगों ने कौन सा चमत्कार कर दिया भाई। जो सारा के सारा देखिए मधेसी, आदिवासी, जनजाति, राय, लिंबू, गुरुंग, तमांग, शेरपा, मगर, जितने भी उधर देखिए मैथिली बोलने वाले, भोजपुरी, अवधी, थारू, सतार, राजवंशी, जितने भी जाति जाति समुदाय, भाषा भाषी, सब एक जगह, ये सब एक जगह कैसे आ गया भाई। तो वो उसके लिए, इसके लिए एक्सरसाइज हुई है साहब, 5-7 वर्ष का एक्सरसाइज हुआ है। और यह एक्सरसाइज सत्ता भत्ता के लिए एक्सरसाइज नहीं, इसी में जवाब है सब। यह एक्सरसाइज अंतिम राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के लिए एक्सरसाइज है, सत्ता भत्ता के लिए एक्सरसाइज नहीं है। तो जिस तरह का व्यवहार होगा ना, यह आंदोलन देश भर चलेगी, यदि मांग पूरा नहीं हुई तो। भनेपछि 84 भन्दा पहिले नै तपाईहरुको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति जुन अन्तिम क्रान्ति भन्नुभएको छ, तो इसकी शुरुआत हो जाएगी, 82 में शुरुआत हो जाएगा ना, इसकी शुरुआत हो जाएगी। अनि आप त्यसको निश्चिंत रहे, परिणाम कहिलेसम्म निस्किन्छ? अब एक बड़ा भारी बात है। तो आप ऐसा बात करते हैं जो कि मान लीजिए हमने एसएलसी का परीक्षा दिया, अब परिणाम कितना गत्ते को निकलेगा, परीक्षा बोर्ड को पता होगा कि विद्यार्थी को पता होगा? ये तो राज्य जाने ना कि हम लोगों के मांग मुद्दा को कितना गंभीरता से लेगा। हम लोग राज्य के, यहाँ के नेपाल के नागरिक हैं कि नहीं हैं, कि हम लोग अभी भी मरसिया तमसा, तो वो कहते हैं ना, ये मतवाली तमांग, चाहे मान लीजिए ये वोटर, मतदाता, करदाता, आदिवासी, जनजाति नागरिक समझता है कि नहीं समझता है ना। तो ये राज्य की दायित्व है कि राज्य जो है सो कि राज्य जो है सो नेपाल का, सभी का नेपाल बने, इसके लिए कितना गंभीर है, जो आज तक गंभीर नहीं हुआ है, आज तक गंभीर नहीं हुआ है, लेकिन अब उसको गंभीर होना है। नहीं होगा तो भुगतेगा,
हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, सिंह दरबार की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी है ना कि अपना हक अधिकार छोड़ दिया जाएगा। अपना हक अधिकार अब नहीं छोड़ा जाएगा। इसके लिए ही हम लोग समावेशी और सभी को लेके सभी के अपनत्व का पार्टी निर्माण किए हैं, जिसके माध्यम से नेपाल को सभी का साझा नेपाल बनाया जा सके। साझी नेपाल का निर्माण, एकल से साझा नेपाल बनाने की ओर बहुत ही पवित्र उद्देश्य के साथ हम लोग राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल आगे बढ़ रहे हैं। हजुर, अब जसरी अब अलिक फरक प्रसङ्गमा जसरी अहिले 2063 सालमा चैत महिनाको जुन एउटा रौतहटको गौरमा एउटा नरसंहार भएको थियो, त्यसको बारेमा अहिले सर्वोच्च अदालतले छानबिन गर्नु भनेर आदेश दिएको छ, परमादेश जारी गरेको छ। यसलाई राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले कसरी हेरेको छ? यो परमादेश अथवा आदेश आउने बित्तिकै खास गरी जसपा नेपाल तरङ्गित भएको छ। जसपा नेपालका नेता कार्यकर्ता अथवा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनहरू पनि गर्न सुरु गरिसकेको छ। कसरी हेर्नुभएको छ यो घटनालाई? ठीक है, इसकी आधिकारिक धारणा 2 रोज पहले मोर्चा की बैठक जो हुई हम लोगों की, मोर्चा का बैठक जो हुआ है, हम लोगों का मोर्चा है, तो उससे आ चुका है। यह जसपा को ही तरंगित होने का विषय नहीं है, ये हम सभी को तरंगित होने का विषय है। आज उसकी बारी तो कल हमारी बारी। ये राज्य जो है ना, ये राज्य आपने देखा होगा कि जितना भी स्वतंत्र परिवर्तन प्रतिवेदन है, लाल आयोग से लेके किसी प्रतिवेदन को इसने सार्वजनिक नहीं किया, और अपने स्वार्थ में जो प्रतिवेदन का निर्माण करवाया उसको उसके आधार पर और अपने लोगों से ही कहीं पर मुद्दा करवा के, कहीं पर कुछ करवा के जो दुर्घटना हुई है, तो उस दुर्घटना को उसके अनुरूप रिजल्ट निकालना चाहती है। यह घटना सिर्फ गौड़ का ही नहीं, मोहतरी में भी हुआ ऐसा। तो सच कहिए तो यह दुर्घटना जो है, इसकी अफसोस सबों को है। यह अफसोस का विषय है ना। मानव का महत्व है इस दुनिया में, महत्व तो हर जीव जंतु का है, लेकिन मानव का महत्व है इस जीवन। लेकिन साहब, किसी ने जानबूझ के नहीं किया है। इस प्रवेश का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया? आक्रोश हुआ, आक्रोशित हुए लोग। कोई नेता के कहने से हुआ है, लोग आक्रोशित हुए। और सच्चाई तो ही है साहब कि सबों का नाम अपने ढंग से लिख दिया गया है सभी आंदोलन में। तो ये राज्य जो है ना, सो राज्य यहाँ की निरंकुश राज्य है, जिसको जैसे जहाँ फंसा दे ताकि कोई बोले नहीं। तो उस तरह से एक माहौल का सृजना किया जा रहा है, जिससे मधेश अपने अधिकार के लिए ही नहीं बोले, पहचान के लिए नहीं बोले, पहाड़ के लोग अपने अधिकार पहचान के लिए नहीं बोले। तो एक डर और भय का वातावरण क्रिएट करने का काम हो रहा है, जो कि इस तरह से आवाज उठाने वाले आवाज को ही दबा दिया जाए। तो आवाज को दबाने का इन लोगों का षड्यंत्र है। आज का षड्यंत्र नहीं, इससे इस सबसे कुछ होना जाना नहीं है। इस डर भय से, अब डर भय से ऊपर उठ चुका है। जितने भी आंदोलनकारी लोग हैं, यह डर भय से ऊपर उठ चुके हैं। ये सब छोटा मोटा झटका आता रहता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। संघर्ष आगे बढ़ता रहेगा और बहुत दिन इस तरह की चालाकी नहीं चलने वाली है। अब हामी खास गरी कुरा गरौँ अहिले जसरी अब फेरि चुच्चे नक्साको कुरा अहिले चर्चामा छन्। खोप, लिपुलेख, कालापानी, लिम्पेढुङ्गा, जहाँ अब हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रको एउटा सहमति भयो, त्यसमा नेपाललाई सोधिएन भनेर। यसले कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? खास त्यसमा बढी चासो राख्नुहुन्छ नेपाल भारत सम्बन्ध अथवा चाइना? क्या चर्चा हो रही है? क्या है चर्चा? नेपाली भूमिमा सम्झौता गर्दा नेपाललाई सोधिएन। नेपालसँग सोधेर दुई मुलुकले सम्झौता गर्नुपर्ने थियो। नेपालसँग कुनै किसिमको छलफल गरेन दुईटा। नेपाल से क्यों पूछना चाहिए? नेपालको हो लिपुलेख, कालापानी, लिम्पेढुङ्गा। हम कहते हैं कि दिल्ली में जो इंडिया गेट है वह नेपाल का है, तो दिलवा दीजिए। दिल्ली में सुनिए ना, दिल्ली का इंडिया गेट है ना, राष्ट्रपति भवन के सामने, वह नेपाल का है। हम कहते हैं तो दिलवा दीजिए। तो ऐसी बात हुई ना साहब कि ऐसा ही कुछ होगा चाइना में, बेजिंग में, तो बेजिंग की भूमि को कहेंगे नेपाल का है, तो जाके ले आई, जाके झोला में लेके ले आई। बड़ा भारी बात है भाई। इस बात का कोई जवाब पास कर लिए, तो पास करने के लिए वहां बैठ स्वार्थ में बार्गेनिंग करके, कैसे भी भूमि विधेयक पर बार्गेनिंग हो रहा है।
जो मधेश की तमाम भूमि को कब्जा करके गैर मधेसी को बांट दो। हमारा कहना है कि जहाँ का जो निवासी वहीं का भूमि उसको दो ना, सुकुमवासी के नाम पर, कि कहीं का भूमि कहीं को दो और उस भूमिवासी को अल्पसंख्यक बना दो। लेकिन वो प्रासंगिक नहीं होगा। इस प्रसंग पर आइए, हम लोगों के पास कर लेने से, आप जिस दिन पास किए और जिस देश से आपको लगता था कि उसकी है कि हमारी है, तो उस देश के सहमति से क्यों ना पास किए? आपकी बुद्धि कहाँ गई थी? अपना 1 इंच भूमि कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। ये कोई नहीं कहेगा जो अपनी 1 इंच भूमि किसी को देनी चाहिए, सत्य ही है। लेकिन जहां विवाद सिजना है, जहां विवादित है, आप कहते हैं हमारी है, भारत कहते हैं सदियों से हमारी है। यही सच्चाई है ना। तो जिस रोज आप मनोमानी तरीके से आप यहाँ से उचूचे नक्शा जो कहे हैं, उचूचे नक्शा पास किए, या बिरहत नेपाल का नक्शा बालन जी अपने पीछे से लगा दिया। एक घटना वो भी ना हुई थी कि वो बिरहत नेपाल कहाँ से कहाँ तक है, सब मनोगत। ग्रेटर नेपाल जो कहिए, उसका इससे पीछे जो अभी आपका लगा हुआ है यहाँ बैनर, वैसे पीछे लगा लिया, कुर्सी पर बैठ गए। हम कहते हैं साहब क्या है आप जानते हैं, कहा ऐसे हो रहा जानते हैं? विषय दोनों मित्र राष्ट्र जो हैं, भारत और चाइना के बीच जो सहमति हुई है और वहां जो एक सड़क निर्माण की बात चल रही है, विषय वह महत्वपूर्ण नहीं है। आपको मैं अपनी एक अनुभव बताऊं। ओली जी की जो बुद्धि है ना, इनकी बुद्धि थोड़ा ज्यादा तेज दौड़ती है। तब न राम का जन्म कभी नेपाल में बता देते हैं, कभी सीता का जन्म नेपाल में बता देते हैं, जबकि सीता जी का जनकपुर धाम तो पालन और विवाह भूमि है, जन्म तो पुनौरा धाम में हुआ है। राम जी का जन्म बता देते हैं। इसी तरह इनकी एक चालाकीपूर्ण कदम हमको लगता है, और है भी। वो क्या है, दोधारी तलवार का नाम सुने? उसमें दोनों तरफ धार होता है, इधर से भी काट दीजिए, इधर से काट दीजिए, इसको कहते हैं दोधारी तलवार। तो ओली जी दोधारी तलवार चलाने में बहुत ही माहिर खिलाड़ी। इनको तो बहुत तरह का प्रशिक्षण है ना, इनके भीतर तो बहुत तरह का प्रशिक्षण है। तो इनके पास एक दोधारी तलवार है, उस दोधारी तलवार को तो चलाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि तलवार जितने जोर से चलाते हैं वो इन्हीं के गर्दन तक भी पहुंच जाता है। दोनों तरफ धार है, झटका मारे फिर यहीं आ जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि भूमि के लिए कहानी नहीं बना रहा है। इनको भूमि तुम्हें तो और जो है सो कि ये तो इस तरह से वो भारत और चाइना का जो है, वो तो भारत का कहना है कि सदियों से भूमि हमारी है, हमारा है, आप लाख पास कर लो। लेकिन ये भूमि के लिए नहीं बोल रहे हैं आजकल, ये बोल कह रहे हैं। सो सुन लीजिए इनका बोलना क्या हो सकता है। यहाँ गौर कीजिए कि संविधान हमारी 72 में जारी हुई थी ना, तो उस संविधान को मधेश के लोग तो काला दिवस मनाते ही रह गए। टेक्निकली स्वार्थवश उस संविधान के आधार पर चुनाव भी लोग लड़ गए, मंत्री भी बन गए, अलग बात है। पहाड़ के लोगों का भी पहचान स्थापित नहीं हो सका, नाम के लिए अभी तक आंदोलन कर रहे हैं, पहचान के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो उस संविधान को, जो वर्तमान संविधान है, इसको हृदय से स्वीकार नहीं की गई है, और हृदय से भारत ने भी स्वागत नहीं किया। आप इस पर गौर कीजिए, एक नई बात बताता हूँ आपको। न तो भारत ने इसको हृदय से स्वीकार किया वर्तमान संविधान को, न तो मधेश ने स्वीकार किया, और न तो पहाड़ के आदिवासी जनजाति ने स्वीकार किया, क्योंकि इस संविधान के भीतर उनको अपना तो नजर नहीं आती है। इस संविधान का सब कोई मौलिक संशोधन चाहता है, तब अपनत्व तो होगा। यदि हम सबों के हिसाब का संविधान हुआ तो यह एक बार्गेनिंग है साहब। इसके पीछे बार्गेनिंग का उद्देश्य छुपा हुआ है कि भारत को कह दें, या भारत हमको कह दे कि आपका ठीक है संविधान, चलिए चलाइए सब ठीक है। यह खाली कह दे तो भूमि तुम्ही का सब ठगने जनता को मैंने एक झूठ मूठ का एक भारत विरोधी राष्ट्रीयता निर्माण करने की जो आम परंपरागत चलन है ना, उसी का ही तमाशा है। तो भारत यह कह दे कि आपकी जो जारी की गई एकल जातीय एकल भाषिक नस्लीय संविधान है, उसको हम स्वीकार करते हैं, या ठीक है आप चलाइए। तो वो जो कह दिया, तो मधेसी कौन होता है विरोध करने वाला? आदिवासी जनजाति का क्या विरोध करने का अर्थ है? तब तो इस सबको तो हम ऐसे ही मार काटते हैं, इस सबको तो ऐसे ही मार काट करते हैं। तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, एकता की जो मूर्त है ना, वैसा राष्ट्र जो दुनिया में लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है,
वह जो कह दिया कि ना ठीक है, तो बाकी का क्या यहाँ पर स्थान और उचित है, तो मधेश से पहाड़ के आदिवासी जनजाति तक को तो ऐसे भी हम शांत कर देंगे। तो इसके पीछे राजनीति वो है, भूमि उमी वाला राजनीति नहीं है, इस भ्रम में नहीं रही है, इस भ्रम में नहीं रही। लेकिन इनकी जितनी भी चालाकी है ना, जो ये चाहते हैं कि वो बार्गेनिंग करके वो भूमि उमी तो ऐसे ही जानते हैं कि हमारा नहीं है, वो ठीक है, इंडिया चाइना जो किया है अपने यहाँ पास कर लेने से, हम पहले ही कहे कि हम कह देते हैं कि वो इंडिया गेट हमारी है ना, या बीजिंग का भूमि हमारी है ना, तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी हमारी है। इससे थोड़ी ना हो जाता है। वो आपका होता तो आपका वहां सेना होता, प्रहरी होता, आपकी उपस्थिति होती, सो का नहीं, सो का है नहीं, सो नहीं है, सो नहीं कर पाए तो आप देश क्या चलाते हैं? यदि आपकी भूमि है तो भूमि क्यों छोड़ दिए, इसका जवाब दीजिए ना। आपका यह घर है, इस घर की चाबी आपके पास क्यों नहीं है? कहाँ है आप? कैसे है घर? लालपुर जा काहे नहीं रखे हुए हैं? उसका रसीद काहे नहीं कटाते हैं आप? उसका मालपोत मालगुजारी काहे नहीं देते हैं आप? तो वहां सेना पुलिस काहे नहीं रखे आप? तो कैसे करते हैं आपका घर है? कैसे करते हैं घर है? कैसे आप महाकाली संधि कर लिए? कैसे क्या कर लिए? तो हमारा कहना है साहब कि स्व घोषणा कर लेने से कहीं कुछ नहीं होता है आज के दुनिया में। स्व घोषणा के फिर इसके पीछे इनकी बार्गेनिंग की चाल है। भारत जाने वाले हैं ना, तो बार्गेनिंग करने से संबंध नहीं बनता है, बार्गेनिंग करने से मित्रता स्थापित नहीं होती है, बार्गेनिंग करने से किसी से अपनत्व स्थापित नहीं होता है। और आप उस देश से बार्गेनिंग करना चाहते हैं जो देश अर्थक्वेक आता है, और आप जब सो के उठते नहीं है तब तक उनका सैनिक एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका होता है एरोप्लेन से राहत का सामान लेके। उस देश से बार्गेनिंग करना चाहते हैं जो देश आपके देश में, हमारे देश में विकास का अनुदान सहयोग हो, कर्ज नहीं, जो यहाँ 60% से ऊपर का लगानी भारत अकेले करती है। चाइना का भी कुछ लगानी है, लेकिन अकेले का लगानी भारत का 60% से ऊपर का होता है। एक वीर इंडिया है आपको, काठमांडू के धरती पर आप देखिए तो वीर अस्पताल से लेके त्रिभुवन एयरपोर्ट से लेके है ना, आप त्रिभुवन विश्वविद्यालय से लेके जितना बड़ा बड़ा आप देखिए यहाँ पर आपको सब भारत सरकार निर्माण करके दिया है। मधेश में आप देखिए जनकपुर एयरपोर्ट से लेके हजारों करोड़ का परियोजना स्कूल से लेके कॉलेज तक है भारत ने निर्माण करके दिया है। यहाँ भी कुछ परियोजना चाइना ने किया है, लेकिन वो कर्ज में भी दे देता है। तो हमारा कहना है साहब कि उस देश के साथ बार्गेनिंग नहीं कीजिए जिस देश के साथ हमारी भाषिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है ना, शैक्षिक संबंध है भारत के साथ, परंतु बहुआंगिक संबंध, लेकिन प्राकृतिक संबंध है, प्राकृतिक संबंध है। प्राकृतिक संबंध ऐसी संबंध है कि एक जगह के लोग इधर से उधर स्वतंत्रता से जाते हैं, दोनों देश के लोग दोनों देश के सीमा के प्रहरी हैं, बिना कर्जी को, बिना तलब और पैसा का। तो इस तरह के संबंध में उस राष्ट्र से, उस देश से बार्गेनिंग का संबंध नहीं रखना चाहिए, और इसके पीछे सीधा बार्गेनिंग है। इसको आप एक दिन देख लीजिए। हजुर, अब जसरी प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, यो किसिमको विवाद अहिले उत्पन्न भयो, उहाँको भ्रमण कस्तो रहला त? क्या विवाद ही, क्या विवाद हो? अहिले संसदमा पनि कुराहरू उठिरहेको छ। ओहो, अब संसद में बात उठ रहा है, अब उठाइए ना भाई, संसद तो पासे कर दिया नक्शा से, तो क्या होगा? हम तो एक ही लाइन में कहे ना कि आपकी सेना प्रहरी यहाँ कोई नहीं, इसका पहले जवाब दीजिए ना, कैसे आपका भूमि हो गया? आवाज तो उठता रहता है ना, आवाज तो बहुत कुछ का उठता रहता है, लेकिन एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे प्रधानमंत्री जी जाए, और इतनी अच्छी जगह पर जा रहे हैं साहब, जो जहाँ लुम्बिनी में हमारे सिद्धार्थ का जन्म होता है, वो हमारे भूमि के हैं, लेकिन बुद्धत्व की प्राप्ति होती है बोधगया में। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहाँ बनते हैं? यहाँ के हैं सिद्धार्थ गौतम, हमारे नेपाल के। सिद्धार्थ गौतम नेपाल से निकलते हैं और गौतम बुद्ध बनते हैं भारत के बोधगया में, और उस भूमि पर हमारे प्रधानमंत्री जी को स्वागत किया जा रहा है, मित्र राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। और उस रोज स्वागत किया जा रहा है जिस रोज भारत के प्रधान सेवक मोदी जी का जन्मदिन है।
एक संयोग है, एक कोइंसिडेंस है जो सुन रहा हूँ। उस दिन मोदी जी का जन्मदिन भी है और इतने बड़े अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया जाना, उस दिन उस तिथि के, जो जन्मदिन तो एक महत्वपूर्ण होता है ना अपने जीवन में, तो उस दिन पर हमारे प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठा देना, यह नेपाल को प्रतिष्ठा देना है, यह प्रतिष्ठा हमारे नेपाल को प्रतिष्ठा देना है। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिल रही है हमें, तो हमें खुश होना चाहिए है कि एक सम्मान हुआ ना हम लोगों के लिए, 3 करोड़ नेपाली के लिए सम्मान हुआ ना कि उस विशिष्ट दिन पर विशिष्ट स्थान जो ज्ञान भूमि है, उस ज्ञान भूमि पर स्वागत होना और दोनों लोगों की उपस्थिति होना, जो दोनों देश के प्रधानमंत्री को ऊर्जा प्रदान करेगी वह भूमि, तो वो महत्वपूर्ण भूमि पर, वह ऊर्जामयी भूमि पर, वह बोधि वृक्ष के नीचे की भूमि पर, वह ज्ञान की भूमि पर हमारे दोनों प्रधानमंत्री उपस्थित होंगे और वहां से ज्ञान का संदेश लेके लौटेंगे, अपने अपने अंदर परिवर्तन लेके लौटेंगे, अपनी बुद्धि को, जो बुद्धि अच्छी बुद्धि है उसको और तीक्ष्ण करके लौटेंगे, बुद्धि और विचार को शुद्ध करके लौटेंगे। इससे बड़ी खुशनसीबी हम नेपालियों के लिए क्या हो सकता है, बशर्ते हम इसके लिए तैयार होकर जाएं कि उस भूमि के प्रति श्रद्धा रखते हुए और उस ज्ञान भूमि से इस देश को डिलीवर करने के लिए उस तरह के बुद्धि को, उस तरह के ज्ञान को अर्जित करके अपने भीतर समाहित होके लौटे, ऐसी प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से ऐसा करके लौटेंगे जो इसके बाद समस्त देशवासियों को फायदा मिलेगा और सभी का नेपाल बनाने में उनकी बुद्धि और ज़्यादा प्रबल होगी और उस हिसाब से सभी नेपालियों के बारे में सोचेंगे। अभी जैसे सोचते हैं ना कि सिर्फ एमआलए का ही नेपाल बन जाए, उससे थोड़ा ऊपर उठेंगे। देववा जी सोचते हैं कांग्रेस का ही नेपाल बन जाए, उससे और इससे भी बेसी उन लोगों के परिवार का नेपाल रहे। तो सबों का नेपाल निर्माण में गया गौतम बुद्ध की बुद्धि का उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, इसकी भी हम शुभकामना व्यक्त करें, है ना। हजुर हस् त अब कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, थ्याङ्क यू। हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता रमन पाण्डे। उहाँ हिन्दी भाषा अभियानीका साथै मधेसवादी अर्ग्यानिक मधेसवादी नेताको रूपमा पनि उहाँ चिनिनुहुन्छ।